नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 9वीं के 7वें अध्याय त्रिभुज में। बच्चों, आप पहले से ही जानते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। किन्हीं 3 भुजाओं वाले बहुभुज को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। जैसे कि इस त्रिभुज ABC में 3 शीर्ष कौन से हैं बता सकते हैं आप? वह हैं बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C। अब ये देखें कि 3 कोण कौन से हैं। कोण A, कोण B और कोण C। और 3 भुजाएं हैं AB, BC, CA। तो बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में, उनकी सर्वांग समता के नियम के बारे में, उनके कुछ विशेष गुणों के बारे में और त्रिभुज की असमीकाओं के बारे में। सबसे पहले जानते हैं सर्वांग समता किसे कहते हैं। सर्वांग समता यानी सभी प्रकार से बराबर, अर्थात वे आकृतियां जिनके समान आकार और समान माप हैं। आइए देखते हैं इन 2 सिक्कों को। जब हम एक के ऊपर दूसरा रखते हैं तो हमें सिर्फ आगे वाला ही नजर आता है। अगर हम इनको उल्टा भी कर दें, अब जो सिक्का आगे है हमें वही नजर आ रहा है, पीछे वाला नहीं। इसी प्रकार अगर हम इन 2 गीटियों को देखें, जब हम एक के ऊपर दूसरे को रखते हैं तो हमें आगे वाली गीटी नजर आती है, पीछे वाली नहीं। और जब इनको उल्टा कर दिया जाए तब भी आगे वाली नजर आ रही है और पीछे वाली नहीं। आइए देखते हैं इन 2 सीडीज को। आपको एक ही सीडी नजर आ रही होगी आगे से, पीछे वाली नहीं। और अगर इस तरह से देखें, अब भी सिर्फ आगे वाली नजर आ रही है, यानी कि ये सारी वस्तुएं एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, समान आकार और समान साइज। तो आइए अब देखते हैं ये दोनों वृत्त। मेरे पास 2 ऐसे वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या बराबर है। अब मैं एक के ऊपर दूसरे को रख के देखती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह एक दूसरे को ढक लेते हैं। हमें नीचे वाला वृत्त नजर नहीं आ रहा, यानी कि ये दोनों सर्वांगसम हुए। तो इसका मतलब यदि 2 वृत्तों की त्रिज्या बराबर हो तो वे सर्वांगसम होते हैं। अब मेरे पास 4 वर्ग हैं। मुझे कोई ऐसा वर्ग चाहिए जो पहले के सर्वांगसम हो। निश्चय ही दूसरा और तीसरा वर्ग इसके सर्वांगसम नहीं हो सकता। ये देखिए, ये बहुत छोटा है इसके मुकाबले। तो कोशिश करते हैं कि क्या चौथा वर्ग पहले के सर्वांगसम है। जी हाँ, ये पूरी तरह नीचे वाले वर्ग को आच्छादित कर रहा है, यानी ढक रहा है। और जब हम देख सकते हैं कि इसकी भुजा नीचे वाले वर्ग के भुजा के बराबर है, यानी 2 वर्ग तब सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी भुजा बराबर हो। आइए अब हम त्रिभुजों की सर्वांगसमता के बारे में बात करते हैं। मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे त्रिभुज हैं। त्रिभुज ABC, त्रिभुज EFG, त्रिभुज XYZ, त्रिभुज PQR और त्रिभुज MNR। मुझे एक ऐसा त्रिभुज चाहिए जो त्रिभुज ABC के सर्वांगसम हो। तो आइए कोशिश करते हैं इस त्रिभुज को यहाँ पर रखकर। आप देख सकते हैं कि ये त्रिभुज EFG छोटा है त्रिभुज ABC से, तो ये इसके सर्वांगसम नहीं हो सकता। अब हम कोशिश करते हैं XYZ के साथ। निश्चय ही ये भी सर्वांगसम नहीं है त्रिभुज ABC के साथ। अब जरा त्रिभुज PQR को देखें। ये बहुत छोटा है त्रिभुज ABC के मुकाबले। अब कोशिश करते हैं त्रिभुज MNR के बारे में। आप देख सकते हैं कि जब हमने त्रिभुज MNR ABC के ऊपर रखा तो हमें नीचे वाला त्रिभुज नहीं दिख रहा, यानी ये दोनों आपस में सर्वांगसम है। यदि मैं त्रिभुज MNR को कुछ इस तरह से व्यवस्थित करती हूँ, तब ये सर्वांगसम नहीं है कि MC पर आए। आप जरा इस तरह से व्यवस्थित करके देखें, तब भी यह सर्वांगसम नहीं है। सिर्फ इसी स्थिति में जब M
को A पर रखा जाता है, R को C पर और N को B पर, तभी ये दोनों आपस में सर्वांगसम हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज MNR त्रिभुज ABC के सर्वांगसम है और M A के संगत है, N B के संगत है और R C के संगत है। बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप त्रिभुजों के नाम इसकी संगतता के अनुसार लिखें। बच्चों, सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं, चाहे वे भुजाएं हों या कोण, और इसे संक्षेप में CPCT लिखते हैं। कक्षा 7वीं में हमने सर्वांगसमता के 4 नियम किए थे, SAS, ASA, SSS और RHS। इस अध्याय में हम उनकी दोहराई करेंगे और उन पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो बच्चों, हम 2 त्रिभुज लेते हैं। मैंने कुछ ऐसे त्रिभुज लिए हैं जिनकी एक भुजा बराबर है, यानी एक माप बराबर है। बाकी 2 भुजाएं हमने अलग अलग ली हैं। तो क्या लगता है, क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? निश्चय ही, ये बहुत छोटा त्रिभुज है इसके मुकाबले, तो ये सर्वांगसम नहीं हो सकते। आइए अब 2 ऐसे त्रिभुज लेते हैं जिनमें एक और माप बराबर है। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 ऐसे त्रिभुज जिनका एक और माप यानी एक कोण बराबर है। तो दोनों में एक भुजा 5 सेंटीमीटर की है और एक कोण 50 डिग्री का है। अब क्या ये सर्वांगसम होंगे? आइए जरा एक के ऊपर दूसरे को रख के देखें। बच्चों, ये भी सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले को पूरी तरह नहीं ढक रहा। तो हमने देखा कि यदि 2 त्रिभुजों में एक ही माप बराबर हो तब भी वो सर्वांगसम नहीं होते, और 2 माप बराबर हो तब भी वो सर्वांगसम नहीं होते। चलिए लेते हैं एक और उदाहरण। इस बार मैं कुछ ऐसे त्रिभुज ले रही हूँ जिनमें 3 माप बराबर हैं, 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण। अब अगर एक को दूसरे पर रखें, क्या ये एक दूसरे को पूरी तरह ढक रहे हैं? बिल्कुल, ये दोनों सर्वांगसम हैं। यानी अगर हमारे पास 2 ऐसे त्रिभुज हों जिनकी 2 भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण बराबर हो, तब वे सर्वांगसम होते हैं। बच्चों, इसे SAS सर्वांगसमता नियम कहते हैं। ये त्रिभुजों की सर्वांगसमता की पहली कसौटी है, यानी 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। इस परिणाम को इससे पहले ज्ञात परिणामों की सहायता से सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे एक अभिगृहित के रूप में सत्य मान लिया गया है। आइए बच्चों, इस अभिगृहित पर आधारित एक प्रश्न करते हैं। चतुर्भुज ACBD में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो बच्चों, इस प्रश्न में हमें दे रखा है एक चतुर्भुज ACBD। हमें ये भी दिया हुआ है कि AC और AD बराबर हैं। तो मैं इस चिन्ह द्वारा दिखा देती हूँ कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। हमें ये भी पता है कि AB कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। तो ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC यानी ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले के सर्वांगसम थे। तो आइए कोशिश करते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को लेकर हम कोई 3 ऐसे हिस्से ढूंढने की कोशिश करेंगे जो आपस में बराबर हों। तो बच्चों, आपको पहले से ही पता है कि AC जो है वो AD के बराबर है, ये दिए अनुसार है। हमें ये भी पता है कि कोण CAB बराबर है कोण BAD के, ये भी दिए अनुसार है। तीसरी भुजा या तीसरा माप कौन सा है जो बराबर है? बच्चों, जो AB भुजा है वो दोनों ही त्रिभुजों में है और AB खुद के तो बराबर ही होगी। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर AB, क्योंकि ये समान भुजा है।
तो बच्चों इन दोनों त्रिभुजों में हमें दो भुजाएं मिली जो बराबर हैं, एक कोण जो बराबर है और एक ये भुजा भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि SAS नियम द्वारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के SAS नियम द्वारा। बच्चों सर्वांगसम त्रिभुजों के नाम लिखते वक्त आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जब हम कहते हैं ABC, क्योंकि AB भुजा जो है वो AB के ही बराबर है, तो तीसरा बिंदु कौन सा बचा? C। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। प्रश्न लेकिन खत्म नहीं हुआ। प्रश्न में एक और चीज पूछी गई है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि BC और BD दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं, तो ये बराबर होंगी CPCT द्वारा। तो बच्चों इस तरह से हमने अपना प्रश्न हल किया। बच्चों हमने SAS सर्वांगसमता नियम के बारे में पढ़ा। अब हम SSA या ASS के नियम के बारे में पढ़ेंगे। यानी अगर दो भुजाएं और एक कोण जो दो भुजाओं के अंतर्गत ना हो बराबर हो तो क्या वो सर्वांगसम होंगे? आइए देखते हैं। तो बच्चों मैंने दो त्रिभुज लिए हैं जिनमें दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण भी बराबर है, लेकिन ये कोण दोनों भुजाओं के अंतर्गत नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या ये सर्वांगसम होंगे। आइए एक को दूसरे के ऊपर आच्छादित करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले को पूरी तरह ढक नहीं रहा, यानी कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हैं। तो इसका मतलब यदि दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक ऐसा कोण बराबर हो जो उनके अंतर्गत ना हो, तब वे सर्वांगसम नहीं होते। यानी ASS या SSA नियम सत्य नहीं है। बच्चों अब मैंने दो त्रिभुज ऐसे लिए हैं जिनके दो कोण बराबर है और उनके अंतर्गत भुजा भी बराबर है। आइए देखते हैं क्या ये सर्वांगसम है। मैं एक को दूसरे के ऊपर आच्छादित करके देखती हूँ। देखिए ये पूरी तरह एक दूसरे को ढक रहे हैं। तो इसका मतलब यदि दो त्रिभुजों में हमारे पास दो कोण और एक ऐसी भुजा जो उन दो कोणों के बीच में हो बराबर हो तो वे सर्वांगसम होते हैं। इसे ASA नियम कहते हैं। आइए इस परिणाम को सिद्ध करते हैं। चूंकि इसे सिद्ध किया जा सकता है, इसे प्रमेय या फिर थ्योरम कहते हैं। तो बच्चों ASA सर्वांगसमता नियम क्या कहता है? दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हो। ये हमने सिद्ध करना है। तो बच्चों हम लेंगे दो त्रिभुज जहां पर उन दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर होने चाहिए और उनके अंतर्गत भुजा भी बराबर होनी चाहिए। बच्चों यदि हम दो त्रिभुज लेते हैं तो तीन स्थितियां हो सकती हैं कि ये दो भुजाएं AB और DE बराबर हो, या फिर अगर वो बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है कि AB बड़ी हो DE से या फिर AB छोटी हो DE से। इसके अलावा तो कोई स्थिति नहीं हो सकती। दो भुजाएं या तो वो बराबर होंगी या बराबर नहीं होंगी। नहीं होंगी तो एक दूसरी से बड़ी हो सकती है या वो दूसरी से छोटी हो सकती है। तो हम इस प्रमेय को तीनों स्थितियों के लिए सिद्ध करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले स्थिति पहली के लिए हम इसे सिद्ध करते हैं। पहली स्थिति क्या थी कि यदि AB और DE बराबर है, तो हमने सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो हम लेते हैं कि AB और DE बराबर हैं। अब इन दो त्रिभुजों में AB और DE बराबर है। ये हमारी स्थिति पहली द्वारा। कोण B जो है कोण E के बराबर है, ये दिए अनुसार है।
क्योंकि हमें दे रखा था कि दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा बराबर है। साथ ही साथ ये जो अंतर्गत भुजा थी बराबर, ये भी हमें दे रखी है। तो यदि हम ध्यान से देखें, हमारे पास इन दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण अब बराबर हैं। तो कौन सा नियम लग रहा है? जी हाँ, हमारे पास आएगा त्रिभुज ABC सर्वांगसम है DEF के नियम SAS द्वारा, जो कि एक अभिगृहित है। तो बच्चों, पहली स्थिति के लिए हमने सिद्ध कर दिया कि जब हमें दे रखा था कि दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो आइए बच्चों, अब हम स्थिति 2 के बारे में बात करते हैं। यहाँ भी हमें दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा बराबर दे रखी है। और स्थिति 2 क्या है कि AB जो है वो DE से बड़ा है। जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में, मैंने AB DE से बड़ा बनाया है। अगर AB DE से बड़ा है तो इसकी कुछ लंबाई तो DE के बराबर होगी। यानी हम यहाँ पर एक बिंदु ले सकते हैं, मान लीजिए P, ताकि BP और ED ये आपस में बराबर हों। तो इसका मतलब P एक ऐसा बिंदु है कि BP बराबर हो ED के। तो अब हम मिलाते हैं P और C को। अब हम कोशिश करेंगे कि इस त्रिभुज को, छोटे वाले त्रिभुज को DEF से सर्वांगसम करें। तो त्रिभुज PBC में और त्रिभुज DEF में हमें SAS सर्वांगसमता नियम द्वारा इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है। हमें पता है कि PB जो है वो DE के बराबर है स्थिति द्वारा। हमें ये भी पता है कि एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है, ये दिए अनुसार है। और BC जो है वो EF के बराबर है, ये भी दिए अनुसार है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PBC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। नियम वही लगा, SAS नियम। लेकिन बच्चों, हमें पता है कि CPCT द्वारा हम कह सकते हैं कोण PCB बराबर होगा कोण DFE के। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। CPCT द्वारा संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं सर्वांगसम त्रिभुजों में। PCB DFE के बराबर है, लेकिन हमें पहले से ही दे रखा था कि ये जो ACB है वो भी DFE के बराबर है। ये तो दिए अनुसार है ना। ये दोनों कोण ही DFE के बराबर हैं, तो ये आपस में बराबर होनी चाहिए। PCB और ACB आपस में बराबर होनी चाहिए। आइए जरा चित्र में देखते हैं। ये है PCB और ये है ACB। देखने में ही इनमें इस कोण का अंतर नजर आता है। तो ये आपस में बराबर कैसे हो सकते हैं? अगर ये आपस में बराबर है यानी कि PCA कोण तो शून्य होना चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं कि बिंदु P और A समपाती होंगे। यानी जो हमने स्थिति शुरू में ली थी कि BP और ED बराबर है, तो हम वहां ले सकते हैं BA और DE बराबर है। अरे ये तो पहली स्थिति ही बन गई, और पहली स्थिति द्वारा त्रिभुज ABC सर्वांगसम हुए त्रिभुज DFE द्वारा, और नियम वही लगा, SAS नियम। तो स्थिति 2 में भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। आइए बच्चों, अब हम तीसरी स्थिति लेते हैं जहां AB जो है वो छोटा है DE से। जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में,
मैंने ए बी को छोटा लिया है डी ई से, पर कुछ चीजें दे रखी हैं कि दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा बराबर है दोनों त्रिभुजों में। जब ए बी छोटा है डी ई से, यानी ये लंबाई के बराबर यहाँ पर भी कोई लंबाई होगी ई से शुरू होती हुई। अगर हम लें कि एम तक वह लंबाई होगी, इसका मतलब एम एक ऐसा बिंदु है डीई पर जहां ए बी बराबर है एम ई के। तो आइए मिलाते हैं एम को एफ से, तो हमें मिल गया ये त्रिभुज एम ई एफ। अब हम कोशिश करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी को सर्वांगसम करें त्रिभुज एम ई एफ के। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एम ई एफ में क्या क्या बराबर है? अभी अभी हमने कहा कि ए बी और एम ई बराबर है स्थिति 3 द्वारा। हमें ये भी पता है कि कोण बी जो है वो कोण ई के बराबर है दिए अनुसार, और BC जो है वो EF के बराबर है, ये भी दिए अनुसार। तो हमारे पास क्या आया? हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज MEF में। कौन सा नियम लगाया? SAS नियम, जो हम कर चुके हैं। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए। और बच्चों, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं और कोण दोनों बराबर होती हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण ACB बराबर होगा MFE के। देखो बच्चों, नाम द्वारा भी मैंने पहला आखिरी और दूसरा अक्षर लिया, पहला आखिरी और दूसरा अक्षर लिया। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये कोण इस कोण के संगत है। तो अभी अभी हमने सिद्ध किया कि ये कोण इस कोण के बराबर है, और दिया हुआ है कि ये कोण इस पूरे कोण के बराबर है। ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है अगर इस कोण का माप 0 हो, यानी ये तभी संभव है यदि M और D समपाती हों, यानी एक ही बिंदु हो। तो हम M की बजाय D ले लेंगे, तो इसका मतलब हमारे पास फिर से आ गया AB बराबर DE। ये तो स्थिति 1 ही हुई, और स्थिति 1 में हमने क्या सिद्ध किया था कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। ये भी हमने SAS द्वारा ही किया था। तो देखा बच्चों, स्थिति 3 से भी हमने यही पाया कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो स्थिति कोई भी हो, अगर हमें दो त्रिभुजों में दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा बराबर मिली हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और इस नियम को हम ASA यानी एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता नियम कहते हैं। तो आइए बच्चों, ASA नियम द्वारा एक प्रश्न करते हैं। L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। तो बच्चों, जब भी हम समांतर रेखाओं की बात करते हैं तो हमें याद आता है कि एकांतर अंत कोण बराबर होते हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो आइए इनका उपयोग इस प्रश्न में करते हैं। जब हमारे पास L और M समांतर हैं और अगर हम लें कि तिर्यकछेदी रेखा AC है, तो उसके द्वारा बनने वाले कोण कौन कौन से कोण बराबर होंगे? अगर आप कोण देखें, कोण DAC ये बराबर होगा कोण ACB के। क्या आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार के कोण बन रहे हैं? देखो बच्चों, ये Z बन रहा है, चाहे उल्टा ही बन रहा है, लेकिन Z बनाने वाले कोण कौन से होते हैं? एकांतर अंत कोण, इसीलिए तो ये बराबर हैं। इसको हम 1 नंबर से अंकित कर देते हैं।
अब हमें ये भी पता है कि दोनों त्रिभुजों में ये समान भुजा है। AC त्रिभुज ABC में भी है और त्रिभुज DAC में भी है। तो AC बराबर AC ये एक समान भुजा है, तो ये तो बराबर होगी ही। तो क्या कोई और कोण भी है जो बराबर हो दोनों त्रिभुजों में? अब हमें ये भी पता है कि ये रेखा P समांतर है Q के, और अगर हम तिर्यक छेदी रेखा को ये वाली रेखा लें तो कौन से एकांतर अंतकोण बनेंगे? ये वाला कोण BAC और ACD। तो हम कह सकते हैं कि ACD बराबर है कोण BAC के। कारण क्या है? P समांतर है Q के, AC तिर्यक छेदी रेखा है और ये एकांतर अंतकोण है। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि समांतर रेखाओं के लिए एकांतर अंतकोण बराबर होते हैं। तो आइए देखते हैं इन दो त्रिभुजों में हमारे पास कौन कौन से भाग बराबर हुए। कोण DAC जो है वो कोण ACB के बराबर है। AC AC के बराबर है ही सही क्योंकि ये समान है। अब कोण ACD जो है वो बराबर है BAC के। तो हुए ना दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा बराबर। तो हम कह सकते हैं कि कोण DAC त्रिभुज DAC सर्वांगसम है त्रिभुज BCA के। कौन सा नियम लगा बच्चों? ASA नियम, एंगल साइड एंगल नियम। बच्चों हम पहले ही SAS और ASA सर्वांगसमता नियम कर चुके हैं। हमने ये भी देखा था कि ASS या SSA सत्य नहीं है। आइए अब हम त्रिभुजों की भुजाओं और कोणों को अलग तरीके से लेते हैं, यानी हम करेंगे AAS नियम। यदि मेरे पास दो त्रिभुज ऐसे हैं जिनमें दो कोण और एक भुजा बराबर हो, ऐसी भुजा जो दोनों कोणों के अंतर्गत नहीं है, तब क्या त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? तो बच्चों मेरे पास यहाँ पर दो त्रिभुज हैं जिनके दो कोण और अगली भुजा बराबर है। जब हमें किसी त्रिभुज के दो कोण पता हो तो हमें पता ही है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो आप बता सकते हैं कि इसका तीसरा कोण क्या होगा? जी हाँ, तीसरा कोण होगा 90 डिग्री और इसका भी तीसरा कोण 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा बराबर आ जाएगी और निश्चय ही ASA नियम द्वारा ये दोनों सर्वांगसम होंगे। आइए इसकी पुष्टि हम करते हैं। इस क्रियाकलाप द्वारा हम एक के ऊपर दूसरे को रख के देखते हैं। देखिए, एक त्रिभुज दूसरे को पूरी तरह आच्छादित कर रहा है, यानी कि ये दोनों सर्वांगसम हुए। तो हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हों और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, जिसे हम AAS सर्वांगसमता नियम कहते हैं। तो आइए बच्चों एक प्रश्न करते हैं। एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। दर्शाइए कि CD AB को समद्विभाजित करता है। तो बच्चों यहाँ हमें दे रखा है कि AB जो है वह लंब है BC के, जो हमने दर्शाया है इस 90 डिग्री के कोण के चिन्ह द्वारा। और हमें ये भी दे रखा है कि जो AB है वो AD के भी लंब है। यहाँ पर मैंने यहाँ भी निशान डाला है। और हमें ये भी पता है कि AD और BC आपस में बराबर है, ये भी दिए अनुसार है। हमें सिद्ध करना है कि AO और OB आपस में बराबर है, यानी ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है। तो यदि बच्चों हम कोई ऐसे त्रिभुज लें जिनकी यही दोनों भुजाएं हों, तो सर्वांगसमता नियम द्वारा और फिर CPCT द्वारा हम इन दो हिस्सों को बराबर कर सकते हैं। तो पहचानिए कोई ऐसे दो त्रिभुजों को जिनकी ये भुजाएं हों, भुजा AO और OB। तो आप देख सकते हैं कि यही दोनों त्रिभुज होंगे, त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC। तो आइए इनको सर्वांगसम करने की कोशिश करते हैं। त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में कौन कौन से भाग हैं जो आपस में बराबर हैं? सबसे पहले तो हमें दे रखा है कोण OAD बराबर है कोण OBC के, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है। ये हमें दे रखा है कि ये लंब है, इसलिए ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे AB के साथ। और हमें ये भी दे रखा है कि AD जो है बराबर है BC के दिए अनुसार। तो तीसरा कौन सा भाग है जो आपस में बराबर होगा?
तो बच्चों क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x जैसी आकृति बन रही है, यानी ये दो कोण सम्मुख ऊर्ध्वाधर कोण है जो कि आपस में बराबर होते हैं। तो AOD बराबर होगा BOC के, कारण सम्मुख ऊर्ध्वाधर कोण। तो देखा बच्चों, हमारे पास तीन भाग ऐसे आ गए जो आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और कौन सा नियम लग रहा है बच्चों? नियम है AAS, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो कोण हैं जो बराबर हैं और जो भुजा बराबर है वो उनके अंतर्गत नहीं है, इसलिए नियम का नाम क्या आएगा? AAS। तो क्या हम कह सकते हैं कि AO बराबर BO है? जी हाँ, CPCT द्वारा, क्योंकि ये दोनों इसकी संगत भुजाएं हैं। आप देख सकते हैं AO पहले दो अक्षरों से है और BO भी पहले दो अक्षरों से है, तो AO और BO आपस में बराबर है। तो बच्चों, हमने इस पाठ के इस भाग में SAS, ASA और AAS सर्वांग समता नियम के बारे में पढ़ा। आइए मैं आपको एक प्रश्न देती हूँ जो आप खुद करेंगे। प्रश्न है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और कोण DAB बराबर कोण CBA है। सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज BAC के, BD बराबर होगा AC के और कोण ABD बराबर होगा कोण BAC के। तो बच्चों, इस पाठ में हमने विभिन्न नियम क्रियाकलापों द्वारा भी किए और कुछ को सिद्ध भी किया। हमने कई प्रश्न भी किए। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। मिलते हैं दूसरे भाग में। नमस्कार।